Good afternoon, everybody, or good morning, everybody, because I don't know when are you watching this video. So, you all are welcome in your YouTube channel, Let's Study. So, in this lecture, we are going to talk about French Revolution. First of all, let it be very clear, our language will be bilingual, Hindi and English, a bit mix of English and Hindi. Okay. तो हमारी आज की लेक्चर फ्रेंच रेवोल्यूशन पे होने जा रही है वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ क्लास 9 and through the NCERT. It will be for class 9 students and for all the person who want information. So you all are welcome. French Revolution. Okay. French Revolution. फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ कब था? 1789 में, 28 जुलाई 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, एक हम जरा माइंड मैप बना लेते। आप देखोगे कि 1789 में क्या हो रहा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा है। कहाँ पर हो रही है? फ्रांस में। क्यों हो रहा है तो रीजन देखते हैं। फ्रांस में ही हो रहा था, ये तो क्लियर है। इटली इंडिया में नहीं हो रहा था, कि नाम ही फ्रेंच रेवोल्यूशन है। कहीं पर भी कोई रेवोल्यूशन होता है, कोई रिवोल्ट होता है, तो उसके पीछे काफी सारे रीजन्स होते हैं, काफी सारे कारण होते हैं। जैसे नेपाल में रेवोल्यूशन हुआ अभी हाल फिलहाल में, नई सरकार बनने से पहले, तो देयर वर वेरियस रीजन्स फॉर दैट वेरी रेवोल्यूशन विच वी नोन एज जेनजी रिवोल्ट और जेनजी रेवोल्यूशन, जेनजियो का आंदोलन। इन द सेम वे, if you take the example of Indian independent movement, तो 1947 में हमें आज़ादी मिली, उसके पहले जो रेवोल्यूशन हुए थे, क्रांति हुई थी, या 1857 की एक क्रांति जो कि बड़ी फेमस क्रांति है, उसकी एग्जांपल के तौर पे ले लूँ तो 1857 में आप सबों ने पढ़ा होगा शायद 8 में कि उसका इमीडिएट रीजन भले ही बन गया वो कार्टेज वाला मामला, है ना। कार्टेज वाला मामला जानते ही होंगे। कार्टेज वाला मामला इमीडिएट रीजन बन गया, मगर उसके पीछे सीरीज ऑफ रीजन्स है। उसमें आप ब्रिटिशर्स के जो सप्रेसिव पॉलिसीज थी, उसके अलावा जो कि आप देखोगे जो पॉलिटिकल रीजन्स थे डॉक्ट्रिन वाली, ये सभी रीजन्स के कारण पीपल के अंदर एक थॉट ब्रू हो रहा था। थॉट वाज ब्रूइंग into the minds of the people that these despots are very bad. ये डिस्पोटिक रूल है, इसे खत्म करने की जरूरत है, ये निरंकुश शासन को खत्म करने की जरूरत। इन द सेम वे फ्रांस में भी कुछ न कुछ ऐसा हो रहा था, जिसके कारण लोगों के अंदर ऐसी भावना आई कि भैया इस सरकार को उखाड़ फेंको, राजा गलत है। राजा के खिलाफ था। राजा का नाम क्या था? लुइस 16। लुइस 16 राजा साहब 20 साल की उम्र में राजा बन गए थे। कब बने थे पता है? एनी गेसेस? नो, 1774 में। 20 साल के थे 1774 में लुइस 16 साहब तो राजा बन गए थे। बourbon डायनेस्टी से आते थे। किस डायनेस्टी से आते थे? बourbon। उसके बाद सिंह की शादी भी हुई थी बड़ी रोचक लोगों की, मैरी एंटोनेट से। मैरी एंटोनेट सिंह की शादी हुई थी। ये कहाँ की थी? ये ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी। फ्रांस की रानी बन गई, क्वीन बन गई। पहले ये ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी, शादी हुई लुई 16 से तो रानी बन गई। ठीक है। उसके बाद देखो, मैरी एंटोनेट एंड लुइस 16 दोनों राजा और रानी। अभी हम लोगों ने क्या क्या जाना? फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ। किसके खिलाफ था? राजा के खिलाफ था। राजा साहब राजा बने थे 1774 में।
जब ये 20 साल के थे। बourbon डायनेस्टी से आते थे। इनकी शादी मैरी एंटोनेट से हुई थी, ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी। Louis XVI, when Louis XVI ascended the throne, he found an treasure, empty treasury, खाली खजाना मिला था कि इकोनॉमी नीचे जा रही थी, इकोनॉमी वाज गोइंग डाउन। सो Louis XVI should have paid proper attention, but he didn't. He he continued the mistake which was done and or committed by his forefathers. Okay, what were the mistake? Unnecessary, luxurious life, अय्यासी, जिसे हम साधारण भाषा में कहें, ऑप्युलेंट लाइफस्टाइल को जीना, अननेसेसरी, सरकार के पैसे पर। राजा तो सरकार के पैसे से, टैक्स के पैसे से, इट इज सपोज फॉर अ किंग or the ruler to spend the taxes for the welfare of the people, but ऐसा हो नहीं रहा था फ्रांस में। लुइस 16 अपने पे खर्च कर रहा था, अपने नोबिलिटीज उनके खर्च हो रहे थे, क्लर्जीज मजे कर रहे थे, जनता कोई मजे नहीं कर रही थी। तो फिलहाल आप एक बात समझो कि जब भी कोई रेवोल्यूशन होता है तो रेवोल्यूशन होने की कोई रेवोल्यूशन नहीं होता। रेवोल्यूशन के लिए सबसे पहले ब्रॉड बात देख ले तो इकोनॉमिक रीजन होता है कभी भी। दूसरा सोशल और कल्चरल भी कह सकते हैं। तीसरा 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 हिस्टोरिकल रीजन भी कभी कभी हो जाता है। चौथा कभी कभी इनलाइटमेंट के कारण भी इंसान के अंदर बुद्धि बढ़ती है तो भी उसे अपनी स्थिति परिस्थितियों का आभास होता है और वो रेवोल्यूशन कर देता है। जैसे यहाँ पे रोशियो, वोल्टायर, ऐसे कुछ फिलोसोफर थे। आई डोंट नो एनसीईआरटी में दिया है या नहीं दिया ही होगा, रोशियो के बारे में तो शायद डेफिनेटली दिया होगा। वोल्टायर, ऐसे कुछ फिलोसोफर थे जिन्होंने सोसाइटी को काफी हद तक इनलाइटन किया और कहीं ना कहीं मोबिलाइज भी किया। तो इनलाइटनमेंट, ओके। तो ये हम लोगों ने अभी ओवरव्यू लिया है, पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे हम लोग बुक के थ्रू ही। सो आई वांट एवरीबॉडी to have your NCERT at your desk, a copy at your desk, and a pen at your desk. Okay, sorry, on your desk, so that you can understand this chapter completely. हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, बुक के पैराग्राफ्स को पहले रिसाइट करेंगे, उसे समझेंगे, अगर जरूरत लगेगी तो उसे बोर्ड पे समझेंगे। ऐसे करते करते इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। 3 से 4 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पहली लेक्चर है ये, तो हम लोगों ने अभी ओवरव्यू लेना है। बिना ओवरव्यू के चैप्टर समझ में आने वाला होता नहीं है, डायरेक्टली पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि पहले ही पेज में आप देखोगे कि वेस्टाइल के डेमोल्यूशन के बारे में बता रहा है। भैया वेस्टाइल क्या है, क्यों है, ऐसे ही क्यों तोड़ दिया गया, ये तो आप बता रहे हो ना कि क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सब भी जानना जरूरी है पहले। तो हम लोग पहले का ओवरव्यू ले लेते हैं। आपने ये सब देख लिया, थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ इसे, तो इस सोसाइटी के स्ट्रक्चर को भी समझ लो। जरा सोसाइटी को देखो इससे। मैं एक पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। देखो, सबसे ऊपर बैठेगा किंग, उसके नीचे, उसके नीचे, इसे हम लोग बोलेंगे फर्स्ट स्टेट, इसे बोलेंगे सेकेंड स्टेट, इसे बोलेंगे थर्ड स्टेट,
यहाँ पे आएंगे हमारे क्लर्जीज, यहाँ पे बैठेंगे नोबिलिटी, और यहाँ पे होगी मिडिल क्लास। ठीक है, ये सब मिलके 10%, ये 90% पॉपुलेशन, ये 10% पॉपुलेशन है, और मिडिल क्लास वहाँ पे 90% पॉपुलेशन थी। फिर भी वो, आप देखोगे पिरामिड के सबसे निचले भाग में है, और ये दोनों ये लोग ऊपरी भाग में। सबसे ऊपर किंग, फिर क्लर्जी, फिर नोबेलिटी, फिर मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में सबको ले लो, पीजेंट्स को ले लो, आर्टिजन्स को ले लो, बिजनेसमैन को ले लो, एवरीबॉडी वर इन थर्ड स्टेट। They have, every state has only one vote. 90% population has one vote. Nobility and clergy were also entitled with one vote. Clergy, who were clergy? Clergy. Clergies were the representatives of religion father, churches के, धर्म के पैरोकार, धर्म के रिप्रेजेंटेटिव्स, वहीं से क्लर्जी। Nobilities, courtiers of the king or the royal court। नोबिलिटी में जैसे जो भी लोग कोर्टियर्स हैं रॉयल कोर्ट के, वो लोग नोबिलिटीज में आते थे। फर्स्ट टू स्टेट्स, ये लोग टैक्स देते थे, नो टैक्स, ये लोग टैक्स वैक्स नहीं देते थे, ये लोग टैक्स देते थे। तीसरे पायदान पर है, बट टैक्स ये लोग देते थे सिर्फ, वो लोग टैक्स नहीं देते थे। ये उनकी स्पेशल प्रिविलेज थी, दैट इज द प्रिविलेज। और ये इन्हें कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिली थी। इन्हें इनके टैक्स से ये मजे करता था, ये मजे करता था, और ये भी मजे करता था। बट ये इनकी स्थिति ऐसी थी, और इनकी स्थिति ऐसी थी। समझ रहे हो? खुश, ये दुखी, क्योंकि ये टैक्स दे रहे हैं, फिर भी इन्हें कुछ मिल नहीं रहा। वो टैक्स नहीं दे रहे हैं, फिर भी वो लेविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं, लग्जूरियस लाइफस्टाइल को, लग्जूरियस सामानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑप्युलेंट लाइफस्टाइल को जी रहे हैं, वेरी रिच लाइफस्टाइल। किंग एंड क्वीन, ओवरली ऑप्युलेंट लाइफस्टाइल, ओवर ऑप्युलेंट लाइफस्टाइल, ओवर लेविश लाइफस्टाइल। कहाँ से? टैक्स के पैसे से। टैक्स का पैसा होता है जनता के वेलफेयर पे खर्च करने के लिए, बट वो वेलफेयर पे खर्च वर्च नहीं हो रहा था, अपने मौज पे, अपने लेविश लाइफस्टाइल पे खर्च हो रहा था। तो दैट इज वेरी फॉल्टी, दैट वाज द फॉल्ट। उसके अलावा ये तो हो गई सोसाइटी, तो इनको टैक्स देना था, इन लोगों को टैक्स नहीं देना था। किंग और क्लर्जीज वर एक्चुअली कॉम्प्लीमेंटिंग टू ईच अदर। किंग को क्लर्जीज खुदा का नूर बताते थे, भगवान का नूर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। एंड ए king was giving protection to clergies, they were exempted from the taxes, उन्हें टैक्स नहीं देना था। तो ये दोनों मदद करते थे नोबिलिटीज को, भाई रॉयल कोर्ट का ही हिस्सा थे। बट जो थर्ड स्टेट के लोग थे, इन्हें कुछ मिल नहीं रहा था, इन्हें बस टैक्स देना था, इनसे लिया जा रहा था, इन्हें मिल कुछ नहीं रहा था। तो ये रही हमारी कहानी सोसाइटी की।